गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में चौथे चैप्टर देश के नाम संदेश का अभ्यास करेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख थी। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव महेशपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वह अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखता है और कहता है कि मैं यहाँ अच्छा हूँ। आशा है कि तुम सब भी वहाँ पर अच्छे ही होंगे। तुम्हारा पत्र मिला, वह पढ़कर काफ़ी खुशी हुई। और आगे कहता है कि मैंने अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा है, वही तुम्हारे लिए मैं जो है वह प्रेषित कर रहा हूँ, तुम्हें भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। तो डॉक्टर कलाम जो है वह अपने संदेश की शुरुआत में ही लोगों से पूछते हैं, देशवासियों से पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि है तो इसे पढ़िए, और यदि नहीं है तो पढ़ना या न पढ़ना यह आपकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। और इसके बाद जो है वह हमारे राष्ट्रपति जो है वह लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। यानी कि हमारे राष्ट्रपति जो है हमारी सोच बताते हुए कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, कि हम कहते हैं कि हमारी सरकार तो भाई निकम्मी है, हमारे कानून जो है वो अब पुराने हो गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, हमारे फ़ोन जो है वो काम नहीं करते, रेलवे एक मजाक बनकर रह गई है, एयरलाइंस देखें तो दुनिया में सबसे खराब एयरलाइंस हमारी है, हमारी हम जो चिट्ठी लिखते हैं या पत्र लिखते हैं वह जो है वह मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? यानी कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो देशवासियों से यह प्रश्न करते हैं कि बस आप तो सिर्फ कहते ही रहते हैं, लेकिन इस बारे में आपने कुछ किया क्या? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल दे दीजिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति हमसे यह कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है और समझ लीजिए कि आप वही व्यक्ति हैं कि जो सिंगापुर जा रहा है। आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं।
सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। तो अब क्या कहते हैं कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, पहुंच जाते हैं, सिंगापुर में पहुंच जाते हैं। और सिंगापुर में क्या है कि आप अपनी सिगरेट जो पी आपने उनका टुकड़ा जो है वो आप सड़क पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है, यानी कि यहाँ उनकी जो भूमिगत उनके जो रास्ते हैं उनसे आपको ईर्ष्या महसूस होती है। रस का अर्थ होता है ईर्ष्या। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। तो शाम के उनका जो एक रोड है आर्चर रोड, यदि आपको शाम के 5 से 8 बजे के बीच में उस रोड पर से अपनी कार चलानी है तो आप तकरीबन 60 रुपये जो है वह वहाँ पर भुगतान यानी कि जमा करते हैं, यानी कि टैक्स भरते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? तो यदि आपने पार्किंग में जो उनका समय है पार्क करने का उनसे ज़्यादा यदि आपने गाड़ी वहाँ पर पार्क की तो वहाँ की जो टिकट है वह आप कटवाते हैं। लेकिन सिंगापुर में आप कुछ कहते हैं क्या कि क्यों भाई हम क्यों ये टिकट दें, हम क्यों ये टैक्स दें? नहीं कहते। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई दुबई में अगर आप हैं और रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से भी बाहर से कुछ खाने का साहस नहीं करते और जिहाद में बिना सर ढके आप बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलट कर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। तो कहते कि वॉशिंगटन में 55 मील प्रति घंटा से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते, हिम्मत भी नहीं कर सकते। यदि आपने गाड़ी चलाई और यदि वहाँ के सिपाही ने आपको पकड़ भी लिया तो पलटकर आप उनसे यह भी नहीं कह सकते कि मैं जानते हो मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। तो इतना कहकर बीच में ही जो है वह कलाम साहब कहते हैं कि मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? यानी कि डॉक्टर कलाम का कहना है कि जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम हमारे देश में वापस आते हैं तो अपनी व्यवस्था का पालन नहीं करते। यानी कि भारतीय धरती पर हम जैसे ही कदम रखते हैं तो हम सिगरेट पीकर उनका टुकड़ा जो है कहीं पर फेंक देते हैं, कागज़ के टुकड़े जो है वह कहीं भी उछाल देते हैं। यदि आप दूसरे देशों में पराये देशों में यानी प्रशंसनीय एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं तो हमारे देश में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मारते हैं। तो डॉक्टर कलाम जो है वह मुंबई के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहते हैं कि अमीर लोग जो है
वह अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखर कर फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। और फिर वही लोग जो है वह सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष जो है वह मढ़ देते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? तो कलाम साहब कहते हैं कि ये जो अमीर लोग हैं, क्या वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वह जब भी बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो उसके पीछे कटोरा लगाएगा? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति जो है उन्होंने एक मिसाल दी, उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के जो मालिक होते हैं उसको उसकी छोड़ी हुई गंदगी जो है वह साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में कलाम साहब जो है वह कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और सारी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वह हम वहीं पर उलट के आते हैं। मतलब क्या है कि हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमने वोट डाल दिया है तो हम जो भी करेंगे नाज नखरे जो है वह हमारे उठाए जाएंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हम सोचते हैं कि हमारा काम जो है वह हम नहीं लेकिन अब सरकार करेगी और यहाँ तक कि हमारे फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी का कागज उठाकर उसे कचरे के डिब्बे में डालने की जो है वह थोड़ी सी मेहनत भी हम नहीं करना चाहते। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम तो देगी लेकिन हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। यानी कि सारी चीज़ें जो हमें स्वच्छ दी जाती है लेकिन उन्हें गंदा जो है हम ही करते हैं क्योंकि हम उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि समाज की बड़ी ज्वलंत जो समस्याएं हैं उस पर भी हमारा जो रवैया है वो इसी प्रकार का है कि हम हमारे ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन इसका अनुसरण जो है वह हम हमारे घर में नहीं करते। हम खुद दहेज लेते हैं और फिर उनके खिलाफ जो है वह हम बोलते हैं, ऐसा यहाँ पर कलाम साहब का कहना है। और इसके में हम बहाना क्या देते हैं कि हमने दहेज क्यों लिया, तो देखिए पूरी व्यवस्था को ही खराब है। बहाना देखिए कि पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं दूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यानी कि सभी लोग दहेज लेते हैं, यदि एक ने दहेज नहीं लिया तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये समझकर हम जो है वह दहेज लेते हैं। यानी कि हम हमारे से शुरुआत नहीं करते, सिर्फ बातें कर सकते हैं लेकिन उस बातों को हम अमल नहीं करते। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। तो राष्ट्रपति जो है इस संदेश में हमसे पूछते हैं कि यह जो व्यवस्था है वह कौन बदलेगा, ये व्यवस्था आखिर है किसकी। और हम
यानी कि आप आसानी से यह कह देंगे कि इस व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी जो है वह, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप इस जो है व्यवस्था में जो है बदल नहीं सकते। यह व्यवस्था हमारी नहीं है। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। तो जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं और दूसरे देशों की ओर देखते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादू से चमत्कार करके करेगा। अगर यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम हमारा देश छोड़कर दूसरे शहर देश में चले जाते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। अब क्या कहते हैं कलाम साहब कि हम अपने डर के कारण यह देश छोड़कर भागकर अमेरिका चले जाएंगे, कुछ दिन के लिए उनका गौरव करेंगे, उनका गुणगान करेंगे और वहाँ की जो व्यवस्था है उनकी तारीफ भी करेंगे। अगर जब हमें लगेगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में हम असुरक्षित हैं तो हम वहाँ से इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। अब इंग्लैंड से बेरोजगारी हुई तो हम खाड़ी चले जाएंगे, और खाड़ी में यदि युद्ध छिड़ जाएगा तो फिर हम लौट के फिर भारत सरकार के पास आएंगे और कहेंगे कि बचाकर हमें यहाँ से ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। यानी कि देश का हर नागरिक जो है वो गाली देने के लिए तैयार है, लेकिन देश की व्यवस्था में अपना अच्छा योगदान देने के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोरना यानी कि झंझोरना, झटका देना। तो कलाम जी जो है वह कहते हैं कि क्या हमने हमारी आत्मा जो है उन्हें पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? आगे कहते हैं कलाम साहब कि व्यवस्था में नागरिकों को सकारात्मक योगदान जो है वह देशवासियों को देना चाहिए। ऐसा झटका देते, झकझोरते हैं अंदर से कि हर देशवासियों को जो है वह अपने देश में के नागरिकों को सकारात्मक योगदान जो है उनकी व्यवस्था के लिए देना चाहे। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की यहाँ पर हमें यह सारी बातें समझाकर जो है वो कलाम साहब अपने ईमेल में, अपने संदेश में यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक जो है वह श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करें। और संदेश में यह भी कहा गया है कि यदि आपको लगता है कि यह संदेश जो है वह सही है, आप इस बात में कलाम साहब से सहमत हैं, तो अपने 10 और साथियों को यह ईमेल जो है वह भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो यहाँ पर जो मित्र है वह अपने मित्र को पत्र में अंत में कहता है कि परिवार के सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम करना, तुम्हारा मित्र किरण। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो चौथा चैप्टर था देश के नाम संदेश, यह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।